हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज अहमद और आपका स्वागत है फन स्कूल पर। आज के इस वीडियो में हम उस क्रांति की बात करेंगे जिसने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया और इसी क्रांति से प्रेरित होकर हमारे देश में भी क्रांति हुई और हमें स्वतंत्रता मिली। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की। तो फ्रांस की क्रांति को 3 एरा में बांटा गया है। पहला, मोनार्की यानी राजशाही। दूसरा, रिपब्लिक यानी गणराज्य। और तीसरा, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तो फ्रांस में 1779 से 1799 तक इन 10 सालों में बहुत से सोशल और पॉलिटिकल बदलाव आए थे जो कि आज के आधुनिक दुनिया में बहुत बड़ी छाप डाला था। इस क्रांति ने वहां की मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया और रिपब्लिक रूल ला दिया। लेकिन आखिर में नेपोलियन ने इस गणराज्य को खत्म करके वहां तानाशाही की। दोस्तों, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई? तो इसकी 4 वजहें हैं। पहला, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। दूसरा, सोशल यानी सामाजिक। तीसरा, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। और चौथा, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक। इन सभी वजहों को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल। तो उन दिनों फ्रांस में मोनार्की सिस्टम चल रहा था और बर्बन साम्राज्य के राजा लुईस 14 राज कर रहे थे। वैसे फ्रांस के राजा को डेस्पॉट कहते हैं, जिसका मतलब होता है निरंकुश तानाशाह, क्योंकि वहां के राजा राज्य के साथ लोगों पर राज करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं लुईस 14 की, तो ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रांस की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया था, जिसकी वजह से इन्होंने कई वॉर भी किए थे। लेकिन वॉर में पैसे तो खर्च होते हैं, तो इसकी वजह से फ्रांस ऋण में चला गया था। फिर अगले राजा आए लुईस 15। तो इनके आने से तो ऋण और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 7 ईयर वॉर में फ्रांस की हार हुई और लुईस 15 में राजा का कोई गुण नहीं था। फिर अगले शासक आए हमारे लुईस 16, और आप इन्हें मत भूलिएगा क्योंकि यही वो राजा हैं जिसके टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। वैसे ये राजा तो ठीक ठाक थे, पर बड़े फैसले नहीं लेते थे, और अगर लेते थे भी तो वो वापस ले लेते थे। इनकी शादी ऑस्ट्रिया की एक लेडी जिसका नाम था मैरी एंटोनियत उससे हुई, जो कि राजकाज में उनकी सलाहकार भी थी। उन दिनों फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए युद्ध में हिस्सा लिया, जिसका फ्रांस को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन इसकी वजह से फ्रांस ऋण में चला गया। फिर अगला कारण था सामाजिककरण। इसमें फ्रांस को 3 क्लास में बांटा गया था, जिसे स्टेट कहते हैं। पहले स्टेट में क्लर्जी यानी चर्च में रहने वाले लोग आते हैं, जैसे पादरी, धर्मगुरु आदि। टोटल पॉपुलेशन में इनकी संख्या सिर्फ 1 लाख थी और फ्रांस का 10% जमीन इनका ही था। दूसरे स्टेट में नोबिलिटी यानी सामंत थे, जिसका मतलब होता है टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स वसूलते थे। इनकी संख्या 4 लाख थी और फ्रांस का 25% जमीन इनका ही था। फिर तीसरे स्टेट में आते हैं किसान, कारीगर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग और भी बहुत सारे। पूरे पॉपुलेशन का 95% यही लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टैक्स सिर्फ बेचारे 3rd स्टेट वालों को ही देना पड़ता था और 1st और 2nd स्टेट वाले अपने आराम के लिए
टैक्स बढ़ाते थे, जिससे टैक्स के बोझ के तले थर्ड स्टेट वाले दबते थे। कोई भी प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था। उस टाइम में जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे वो कहलाते थे बोर्जुआसी। उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। अब जानते हैं इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में। तो साल 1700 में फ्रांस की आबादी 2 करोड़ थी, लेकिन 1779 में ये बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अब लोगों को भोजन की आवश्यकता बढ़ने लगी, लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती थीं। खाने के दाम बढ़ने लगे, चारों तरफ भुखमरी शुरू हो गई और ऊपर से सरकार की तरफ से नित नए टैक्स, जिसकी वजह से आम लोग और किसान बहुत गुस्सा हुए और क्रांति शुरू हुई। चौथा कारण था इंटेलेक्चुअल। उस टाइम साइंस के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी। कई विचारकों ने अपने विचार देने शुरू किए। इनके नाम थे जॉन लॉक, जीन जॉक रूसो। इन्होंने कहा था कि देश में जनता का अधिकार होना चाहिए। कोई बड़े फैसले लेने हो तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। इसके अलावा इमानुएल कांत और वॉल्टेयर थे। ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने अपने मत रखे, जिसकी वजह से लोगों को फ्रांस की क्रांति करने में प्रोत्साहन मिली। अब इस क्रांति की शुरुआत होती है 5 मई 1779 से, जब संसद में सभी स्टेट के साथ एक बैठक हुई। ये मीटिंग 175 साल में पहली बार हुई थी। इसे स्टेट जनरल नाम दिया गया था। इस मीटिंग का मकसद था बढ़ते टैक्स और देश के आर्थिक संकट को दूर करना। इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से 900 लोग, यानी कुल 1500 लोग शामिल हुए थे। टैक्स को लेकर वोटिंग चालू हुई, लेकिन थर्ड स्टेट की वोटिंग को फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले मानने से इनकार कर दिए और लुईस 16 ने उन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया। फिर ये लोग पास के टेनिस कोर्ट में जाकर टेनिस कोर्ट की शपथ ली और राजा को हटाने का फैसला ले लिया और नया संविधान लाना तय कर दिया। अब फ्रांस में चारों ओर किसानों ने क्रांति शुरू कर दी। उन्होंने अपने नज़दीकी सामंतों के घरों को लूटना और उनके घर को जलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर डर बैठ गया। पेरिस में ये दंगे राजा के खिलाफ था। सभी लोग कानून को तोड़ना शुरू किए। लुईस 16 ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वे पेरिस में और पैलेस ऑफ वर्साइल के बाहर इकट्ठा हो जाएं। फ्रांस के ये गुस्साए हुए नागरिक 14 जुलाई 1779 को हाथों में मशाल लिए हुए बास्टील के जेल की तरफ बढ़े और ये गुस्साए लोगों ने इस जेल में बहुत तोड़फोड़ किया। वहां कैदियों को आज़ाद किया और पूरा का पूरा बास्टील को तोड़ डाला। एक ईंट तक नहीं छोड़ा। आज के टाइम आपको इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। हर साल 14 जुलाई को बास्टील डे के नाम से मनाया जाता है। थर्ड स्टेट की नेशनल असेंबली अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बदल गया और तय किया गया कि फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद खत्म हो जाएगा और सबके लिए बराबर टैक्स हो जाएगा। इस डर से कई नोबेल पड़ोसी देश में भाग गए और क्लर्जी भी घटाकर 1/3 कर दिया गया। इससे पोप बहुत गुस्साए हुए थे। फिर अब मोनार्की सिस्टम, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की था, अब बदलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया। अब संविधान के तौर पर एक डिक्लेरेशन जारी किया गया। इसे कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। यह डॉक्यूमेंट की प्रेरणा मैग्ना कार्टा और यूएस बिल ऑफ राइट्स से ली गई थी। वैसे ये डिक्लेरेशन कोई संविधान नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक संविधान नहीं बनता, इस रूल को फॉलो करने के लिए लोगों के सामने रखा गया। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों
और सुरक्षा की बात कही गई थी। इसमें 17 आर्टिकल थे जो जॉन लॉक के आदर्श से लिया गया था, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी की बात कही गई थी। उनकी एक फेमस लाइन थी कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म से ही उसका अधिकार एक बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस डिक्लेरेशन में कहीं पर महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। उन्हें नागरिकों के कोई अधिकार नहीं दिए गए। उन्हें तो नागरिक ही नहीं माना गया। उन्हें तो ये भूल ही गए। उन्हें ये पैसिव सिटीजन मानते थे। महिलाएं इस बात से बहुत नाखुश थीं। फिर अक्टूबर 1789 को महिलाएं वर्साइल की तरफ मार्च करने लगीं। अभी तो चारों तरफ स्थिति खराब थी। लोगों के पास खाने की कमी थी। इधर किसी ने ये अफवाह फैला दी कि पैलेस ऑफ वर्साइल में पार्टी हो रही है और वहाँ बहुत सारा खाना है। फिर 7,000 महिलाएं इकट्ठा होकर वर्साइल की तरफ बढ़ीं, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि ये बात झूठ निकली। लेकिन वहां के राजा रानी को देखा कि वो कितने आराम से रह रहे हैं और हम कितने दिक्कत में रह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप भी हमारे साथ पेरिस चलिए और हमारे दुख दर्द को देखिए। अब 1790 में कई पॉलिटिकल पार्टीज बनने शुरू हो गईं। यहीं से लेफ्ट विंग और राइट विंग बनने शुरू हुए। जो राजा के साथ थे वे राइट विंग की तरफ और जो राजा के विरोध में थे वो लेफ्ट विंग की तरफ थे। और इसी साल संविधान भी लिखा जा रहा था। इसी समय कई क्लब भी बने थे जिनके अपने विचार थे। दो खास क्लब थे, जैकोबिन्स और जेरोंडेंस। जैकोबिन्स बहुत क्रांतिकारी थे, जबकि जेरोंडेंस बहुत उदार थे। जैकोबिन्स के बारे में थोड़ा और जाने तो इनमें वे लोग थे जो गरीब तबके के लोग थे। इनका मानना था कि जितने अमीर लोग हैं उन्हीं के पास सारी पावर है और वे हमें दबा सकते हैं। इस क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन डी रॉबिस्पियर। अमीर लोग घुटने तक की पैंट पहनते थे जिसे ब्रीचेस कहते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वे घुटने के नीचे तक की पैंट पहनते थे जो कि ब्रीचेस से सस्ते होते थे। तो जेरोंडेंस भी यही पैंट पहनते थे, जिसकी वजह से इन्हें सैंस कुलॉट्स कहते थे, जिसका मतलब होता है विदाउट ब्रीचेस। अब आते हैं 1791 में। तो राजा लुइस डरा हुआ था, इसलिए वो अपने ससुराल ऑस्ट्रिया भाग गया। लेकिन फ्रांस वालों ने उसे पकड़कर वापस पेरिस ले आए। पहले लोगों को लगा कि लुइस 16 रिपब्लिक के फेवर में है, लेकिन अब पता चला कि वो तो सिर्फ अपना भला चाहता है। तब जैकोबिन्स ने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही रहे जैसे कि ब्रिटेन में है। लेकिन लोग नहीं माने और विरोध करना शुरू कर दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नेशनल गार्ड को भेजा और सभी पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भंग कर दी गई। अब सितंबर 1791 को लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और नया संविधान बना और राजा को हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। लेकिन ये भी एक साल से ज़्यादा नहीं टिका, क्योंकि अलग अलग पार्टी की अलग अलग डिमांड थी। इधर लुइस बेचारा इन सब से बहुत परेशान हो गया। वो चुपके से दूसरे राजाओं से मदद मांग रहा था। तब दूसरे देश के राजाओं ने जब फ्रांस की इस क्रांति को देखा तो उनके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं उनके देश में भी कहीं इस तरह की क्रांति ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने एक बैठक में पिलेट्स की डिक्लेरेशन की, जिसमें उन्होंने फ्रांस में वापस मोनार्की लाने के लिए सपोर्ट किया।
लेकिन इसकी सज़ा ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को भुगतनी पड़ी जब अप्रैल 1792 में फ्रांस ने उन पर अटैक कर दिया था। इसे फर्स्ट रेवोल्यूशनरी वॉर के नाम से जाना जाता है। लोगों को ये पता चल गया कि लुईस 16 ने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से मदद मांगी, तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। फिर अब मोनार्की खत्म हो गई और अब आया रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया। अब किंग लुईस 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई और जनवरी 1793 में उसे मार दिया गया। उसे गैलोटीन किया गया था। दरअसल गैलोटीन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसी का सर धड़ से अलग किया जाता है, जिसकी खोज डॉक्टर जोसेफ गैलोटीन ने किया था। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल मृत्यु दंड देने के लिए किया जाता था। ये खबर सुनकर ब्रिटिश, डच और स्पेन डर गए, क्योंकि जिस देश के लोग राजा को मार सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जब फ्रांस आज़ाद हुआ तब फ्रेंच का नेशनल एंथम लिखा गया। इसका नाम है ला मार्सियस, जिसे लिखा था क्लॉड द लाइली ने। ये एक क्रांतिकारी गाना था जिससे बहुत से लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वो ऑस्ट्रिया और दूसरे देशों के इन्वेडर से लड़ सके। इसे मार्सेल से पेरिस जाते सैनिकों ने गाया था। अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। 1792 में नेशनल कन्वेंशन बना जिसने 21 साल से अधिक पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया, और इस कन्वेंशन के बड़े फैसले लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसका नाम था कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इसकी सत्ता जैकोबिन्स के हाथ में थी, जिसका हेड था मैक्समिलियन द रॉबेस्पियर। वो बहुत क्रूर था। उसे किसी पर जरा सा भी शक होता था कि वो क्रांति के खिलाफ है, उसे वो तुरंत गैलोटीन करवा देता था। उसने लुईस की पत्नी मैरी एंटोनियट को भी गैलोटीन करवा दिया। इसने साल में लगभग 16,000 लोगों को गैलोटीन करवा दिया था। इसके राज में सभी डर के साये में जी रहे थे। इसने चर्च को तबाह करवा दिया, उसे तोड़ दिया और बहुत सारे चर्च में ताले लगवा दिए। लेकिन इसने कुछ अच्छा काम भी किया। इसने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। इसने एक अनूठा कैलेंडर निकाला जिसमें एक दिन में 10 घंटे हैं, एक घंटे में 100 मिनट हैं और एक हफ्ते में 10 दिन हैं। बाद में ये कैलेंडर हटा दिया गया क्योंकि किसी को भी ये कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा था। रॉबेस्पियर के इस खतरनाक कामों से लोग बड़े परेशान थे, तो सभी ने जैकोबिन्स को बैन करा दिया और खुद रॉबेस्पियर को गैलोटीन कर दिया। अब पावर जेरोंडेंस के पास चला गया, लेकिन ये भी इसे ज़्यादा समय तक नहीं चला पाया और 1795 में नया संविधान लिखा गया जिसका नाम था द डायरेक्टरी, जो करीब 4 सालों तक चला। अब पावर फिर से मिडिल क्लास वालों के पास आ गया। इन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हें होगा जिनके पास प्रॉपर्टी होगा। पहले तो 21 साल वाले पुरुष देते थे वोट, लेकिन अब ये रूल आ गया जिसमें अब वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होगा जिसके पास प्रॉपर्टी है। इस संविधान में 2 हाउसेस बनाए गए और ये 2 हाउसेस कानून बनाने का काम करते थे, यानी ये लेजिस्लेचर का काम करते थे। वैसे डायरेक्टरी का मतलब होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सभी बड़े फैसले लेगी, और इस बॉडी में 5 लोग होंगे। 5 लोग इसलिए रखे गए ताकि पहले की तरह जो रॉबेस्पियर ने किया वो दोबारा ना हो। उस टाइम फ्रांस की सेना का लीडर था नेपोलियन, जिसने इटली और ऑस्ट्रिया के युद्ध में जीत हासिल की। नेपोलियन का जन्म 1769 में हुआ था। जब वो सिर्फ 26 साल का था तभी ये युद्ध जीत लिया। अब 1799 में नेपोलियन ने
30 साल की उम्र में डिक्टेटरों का तख्ता पलट दिया और एक नया संविधान लागू कर दिया, जिसे नाम दिया गया कॉन्सुलेट। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 3 काउंसिल होंगे। काउंसिल का मतलब होता है लीडर, और इनमें फर्स्ट काउंसिल खुद नेपोलियन ही होगा। इसने लोगों को आश्वासन दिया कि वो युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन सिर्फ 5 सालों में ही सन 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह देखा दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी राजा से, फिर रिपब्लिक आया, फिर वापस राजा का राज आ गया। ये है 360 टर्न। इसलिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक ट्रू रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड, और आगे नेपोलियन का राज शुरू हुआ। फ्रेंच का दबदबा नेपोलियन की वजह से बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसने ही फ्रांस को बहुत एक्सपैंड किया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस रेवोल्यूशन से क्या क्या बदलाव आए थे। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, जो कि अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया। तो कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन अब जनता पर एक बराबर टैक्स लगने लगे। रॉबिस्पियर ने जो चर्च तोड़वा दिए थे, नेपोलियन ने उसे वापस से सही करवा दिया, उसे आम लोगों के लिए खोल दिया। वो नोबिलिटी लोग डर की वजह से पड़ोसी देश में भागे हुए थे, वे अपने देश यानी फ्रांस में वापस आ गए, लेकिन पहले जैसी विलासिता के जीवन नहीं जी पा रहे थे और आम जिंदगी जी रहे थे। नेपोलियन ने स्लेवरी सिस्टम वापस ले आया। महिलाओं की दशा पहले जैसी ही थी, उन्हें पैसिव सिटीजन ही माना गया। किसानों की दशा वैसे ही थी जैसी पहले थी, कुछ खास सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, तब 1815 में लुईस 16 का राजवंश, जो कि था बर्बन राजवंश, लौट आया और कई सालों तक राज किया। तो दोस्तों, ये था फ्रेंच के रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि अभी हाल के फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।